अगर पुलिस ठान ले तो अपराधी को पाताल से भी ढूंढ सकती है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल सजनी मर्डर केस है। 26 साल की सजनी नाम की एक महिला की हत्या 14 फरवरी साल 2003 को अहमदाबाद में हो जाती है। और कथित तौर पर यह हत्या घर में लूटपाट के दौरान की गई थी। अभी पुलिस इस लूटपाट और हत्याकांड को सुलझा पाती कि अगले ही दिन इस महिला का पति भी लापता हो जाता है। अब पुलिस इस केस को और लापता पति को ढूंढने के लिए दिन रात एक कर देती है। मामला भी गंभीर था और मामले की गंभीरता को देखते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके नरेंद्र मोदी ने पर्सनल इस केस में इंटरेस्ट लेते हुए और केस की जांच के आदेश दिए थे। फिर पुलिस इस केस को सुलझाने के लिए 6 साल के अंदर लगभग 1 लाख कॉल डिटेल्स की जांच करती है। हजारों लोगों से पूछताछ की जाती है और पुलिस की कई टीम सालों साल एक अनजान शख्स की तलाश में लग जाती है। फिर जो 15 साल की मेहनत के बाद खुलासा होता है, उसके बारे में जानकर हर कोई शॉक्ड रह जाता है। इस केस में पुलिस का काम इतना लाजवाब था कि अपराधी पुलिस से पूछने पर मजबूर हो गया था कि आप बस मुझे इतना बता दो कि आखिर आपने मुझे ढूंढा कैसे। पूरी सच्चाई जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे दोस्तों। चलिए सब कुछ डिटेल में और सिलसिलेवार तरीके से आप सभी को बताती हूँ, लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल क्राइम अड्डा को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल क्राइम अड्डा पर। दोस्तों, इस पूरी कहानी को सुनने के बाद आप कितने हैरान होते हैं और इस केस के बारे में आपकी क्या राय है? अपराधी की कौन सी चूक के बाद वो इतने सालों के बाद पकड़ा गया? आपके एंगल से इस केस की किस तरीके से जांच होनी चाहिए थी ताकि तुरंत इस केस को सॉल्व किया जा सके, मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 14 अगस्त 2003 से। सुबह सुबह अहमदाबाद में रहने वाले ओके कृष्णन नाम के एक व्यक्ति के फोन की घंटी बजती है। ओके कृष्णन फोन उठाते हैं। दूसरी तरफ से उनके दामाद तरुण कुमार जीनाराज की आवाज आती है, जो रोते हुए कह रहा था कि घर में बड़ी लूटपाट की वारदात हो गई है और लुटेरों ने उस लूटपाट के दौरान उनकी बेटी सजनी की हत्या कर दी है। बेटी की मौत की खबर सुनते ही ओके कृष्णन अपने कुछ रिश्तेदारों तथा पत्नी के साथ भागते हुए अपनी बेटी दामाद के घर पहुंचते हैं। जब ये लोग वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि घर का पूरा सामान बुरी तरीके से बिखरा हुआ है। सामने फ्लोर पर उनकी बेटी की लाश पड़ी हुई है और जिसके गले में दुपट्टा बंधा हुआ है, और उसके बगल में ही उसका दामाद तरुण बैठे बैठे दहाड़े मार मार कर रो रहा है। स्थिति को देखते हुए तुरंत सजनी को पास के अस्पताल में लेकर भागा जाता है, मगर अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। अब तक इस मामले की जानकारी अहमदाबाद पुलिस को भी हो जाती है। पुलिस वाले भी भागते हुए क्राइम सीन पर आते हैं और मामले की जांच की शुरुआत कर देते हैं। पहली नजर में ये लूटपाट के दौरान की गई हत्या का मामला लग रहा था। इसके बावजूद पुलिस वाले एक एक चीज को बारीकी से जांच कर रहे थे और घटनाक्रम को समझने के लिए मृत महिला सजनी के पति तरुण से पूछताछ की जा रही थी। और इस पूछताछ के दौरान ही तरुण दहाड़े मार मार कर रोना, चिल्लाना, पीटना चालू कर देता है। इस कारण पुलिस ज्यादा दबाव देकर उससे कुछ पूछताछ नहीं करती है, बल्कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और आगे की कार्यवाही शुरू कर दी जाती है। तरुण जरूर दहाड़े मार मार कर रो रहा था, मगर क्राइम सीन पर पुलिस के साथ मौजूद खोजी कुत्ता लगातार तरुण पर ही भौंक रहा था। खोजी कुत्ते की इस तरह की हरकत से लोगों के जहन में सवाल आने लगता है कि इस लूटपाट और हत्या में कहीं तरुण का ही तो हाथ नहीं। हालांकि तरुण की स्थिति को देखते हुए लोग तुरंत ही इस संभावना से इनकार कर देते हैं। कमाल की बात तो ये है दोस्तों कि जब तरुण को अंतिम बार हॉस्पिटल में सजनी को देखने के लिए लाया जाता है, तब भी खोजी कुत्ता उसी के ऊपर भौंकना शुरू कर देता है। यहाँ भी कुत्ते की हरकत को नजरअंदाज कर दिया जाता है और मामले की जांच आगे बढ़ती रहती है। पत्नी की मृत्यु की वजह से तरुण की हालत ज्यादा खराब थी, इसलिए पुलिस उससे बहुत ज्यादा पूछताछ नहीं कर रही थी। उसे भी अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। मगर ये क्या, घटना के अगले ही दिन यानी कि 15 फरवरी 2003 को अचानक से तरुण लापता हो जाता है। पुलिस हर संभव कोशिश करती है ताकि तरुण का पता लगाया जा सके, मगर तरुण
कहीं भी अता पता नहीं लग पाता है। अब लोगों की खोजी कुत्ते के भौंकने का मतलब उन लोगों को समझ में आने लगा था। लोग समझ जाते हैं कि सजनी की हत्या में जरूर तरुण का ही कोई हाथ था। अब पुलिस की कई टीम तरुण को खोजने में लग जाती है, मगर तरुण का कोई अता पता नहीं चलता है। इसके बाद सजनी के माता पिता अपने दामाद तरुण पर ही अपनी बेटी सजनी की हत्या का मामला दर्ज करवा देते हैं। एफआईआर दर्ज होने के बावजूद पुलिस तरुण को खोजने में नाकाम साबित होती है। साल 2004 में सजनी के ससुराल पक्ष के कुछ लोगों का लाई डिटेक्टर टेस्ट भी किया जाता है, मगर पुलिस को बहुत ज्यादा कामयाबी हासिल नहीं होती है। सजनी की हत्या साल 2003 में हुई थी और अब आ चुका था साल 2006। जब पुलिस वाले सजनी के कातिलों को ढूंढने में नाकाम रहते हैं, तब सजनी के पिता इंसाफ मांगने के लिए गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के पास पहुंचते हैं। पहले कई कोशिशों में ये नरेंद्र मोदी से मिलने में नाकाम रहते हैं, मगर किस्मत से इन्हें नरेंद्र मोदी से मिलने का मौका मिल ही जाता है। पूरी कहानी सुनने के बाद नरेंद्र मोदी गुजरात के आला पुलिस अधिकारियों को बुलाते हैं और सजनी मर्डर केस की फाइल खोलकर फिर से जांच करने का आदेश देते हैं। इसी के बाद साल 2006 में एक बार फिर से इस केस की फाइल को दोबारा से खोला जाता है और फिर से जांच शुरू की जाती है। जांच की जिम्मेदारी तत्कालीन जॉइंट कमिश्नर A.K. शर्मा को दी जाती है। शुरुआती कुछ साल तक पुलिस की कोई कामयाबी नहीं मिलती है, बस साल बदलते रहते हैं। यहाँ तक कि जांच अधिकारी भी बदल जाते हैं, मगर न तो सजनी के कातिल का और न ही सजनी के पति तरुण का कहीं कोई अता पता चलता है। 6 साल और बीत जाते हैं और अब साल आता है साल 2012 और इस मामले की जांच डीएसपी दीपन भद्रान के नेतृत्व में शुरू की जाती है। डीएसपी दीपन भद्रान बिल्कुल नए सिरे से इस केस की जांच शुरू करते हैं। सबसे पहले इस केस में शामिल एक एक शख्स के इतिहास भूगोल को खंगाला जाता है। ये टीम अपना पहला टारगेट सजनी के पति तरुण को ढूंढने में लगा देती है। इसके पीछे की सोच ये थी कि अगर तरुण मिल जाता है तो बहुत से सवालों के जवाब यूं ही मिल जाएंगे। इसलिए अगले कुछ महीनों में पुलिस द्वारा कई 1000 लोगों के प्रोफाइल की जांच की जाती है। इतना ही नहीं, इन लोगों से जुड़े एक एक मोबाइल नंबर और उन मोबाइल नंबर पर आने वाले कॉल को भी निगरानी में लिया जाता है और सभी नंबर्स की कॉल डिटेल्स भी निकाली जाती है। ऐसे कई महीनों तक ये काम चलता रहता है और इस दौरान पुलिस की कई टीम लगभग 1 लाख से लेकर 10 लाख के बीच ज्यादा से ज्यादा नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाती है, मगर किसी भी नंबर का कनेक्शन तरुण नाम की किसी भी व्यक्ति से नहीं मिलता है। शुरुआती नाकामी के बावजूद पुलिस वाले हिम्मत नहीं हारते हैं और वो तरुण से जुड़ी करीबी लोगों के नंबर पर अपनी पैनी नजर बनाए रखते हैं। खास तौर से तरुण की मां अन्नमा और तरुण के भाई के नंबर पर विशेष निगरानी की जाती है और इस काम में भी कई महीने बीत जाते हैं, मगर अन्नमा के मोबाइल पर एक भी ऐसा कॉल नहीं आता है जो पुलिस वालों को तरुण तक पहुंचा सके। अब पुलिस वाले दूसरा तरीका अपनाने का फैसला करते हैं और अपना भेष बदलकर एक सामान्य व्यक्ति की तरह मंदसौर में रह रही तरुण की मां के पास पहुंच जाते हैं और फिर वहीं पर नाटक करते हुए किसी तरह से यहीं पर पेइंग गेस्ट के तौर पर रहने लगते हैं। वहां पुलिस का टारगेट था कि शायद अन्नमा के साथ पेइंग गेस्ट के तौर पर रहते हुए उन्हें तरुण का कुछ अता पता मिल सकता है। पुलिस को यहाँ तो बहुत ज्यादा कामयाबी नहीं मिलती है, मगर अन्नमा के कुछ पड़ोसी जरूर पुलिस को कुछ बड़ी इंफॉर्मेशन देते हैं। दरअसल यहाँ गेस्ट के तौर पर रहते हुए जब पुलिस वाले पड़ोसियों के साथ अपना व्यवहार मधुर कर लेते हैं तो कुछ पड़ोसी पूछे जाने पर बताते हैं कि बूढ़ी अम्मा के 2 बेटे हैं, जिसमें से एक तो अहमदाबाद में रहता है जबकि दूसरा बेटा कहीं साउथ इंडिया में रहता है। पुलिस के लिए ये छोटी मगर काफी महत्वपूर्ण जानकारी थी। इसके बाद ये पुलिस वाले अपनी पूरी निगरानी अन्नमा पर ही बनाए रखते हैं। जांच में सामने आता है कि अन्नमा बीच बीच में केरला भी जाती है। जब पुलिस वाले अपनी लगातार निगरानी अन्नमा पर बनाए रखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि केरला जाने के बाद तरुण की मां बेंगलोर भी आती है। अब पुलिस इस सवाल का जवाब ढूंढने लग जाती है कि आखिरकार बेंगलोर जाने के पीछे क्या वजह है, आखिर वो क्यों जाती है। इस बात का जवाब ढूंढते हुए पुलिस वाले अब अन्नमा के मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर डाल देते हैं और इस पर आने जाने वाले एक एक नंबर की डिटेल खंगालना शुरू कर देते हैं।
कई महीनों की लगातार नजर बनाने के बावजूद पुलिस को अनम्मा के मोबाइल पर एक भी सस्पिशियस नंबर नहीं मिलता है। इसके बावजूद पुलिस वाले तरुण की मां के मोबाइल पर नजर बनाए ही रखते हैं और पुलिस वालों की ये मेहनत फाइनली एक दिन कामयाब होती हुई नजर आती है। दरअसल एक दिन मोबाइल पर एक अनजान नंबर से फोन आता है। जब इस नंबर की डिटेल पुलिस वाले निकालते हैं तो पता चलता है कि ये नंबर किसी निशा परवीन नाम की महिला के नाम पर दर्ज है, जो बेंगलोर में रहती है। अभी पुलिस निशा परवीन की डिटेल निकाल पाती कि कुछ ही महीनों बाद एक लैंडलाइन नंबर से अनम्मा के मोबाइल पर फोन आता है। ये पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था। इस पर लैंडलाइन नंबर की डिटेल निकाली जाती है तो पता चलता है कि ये लैंडलाइन नंबर तो बेंगलुरु में ओराकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक मल्टीनेशनल कंपनी के नाम पर दर्ज है। अब पुलिस की एक टीम ओराकल इंडिया कंपनी के ऑफिस पहुंचती है। इस कंपनी में लगभग 35,000 कर्मचारी का डाटा था। पुलिस एक एक करके सभी कर्मचारियों का डेटा चेक करती है, मगर उसमें से एक भी कर्मचारी का नाम तरुण नहीं था। अब पुलिस वाले दूसरा तरीका अपनाते हैं और तरुण की वर्षों पुरानी फोटो लेकर कई लोगों को चुपके से इसी ओराकल इंडिया ऑफिस के इर्द गिर्द खड़ा कर दिया जाता है तथा ऑफिस में आने जाने वाले एक एक व्यक्ति पर नजर रखने को कहा जाता है। कई दिनों की मेहनत के बाद फाइनली एक व्यक्ति दावा करता है कि इस फोटो में दिखे शख्स की तरह एक व्यक्ति उसने इस बिल्डिंग में देखा है। अब पुलिस वाले जब उस तरुण जैसे दिखने वाले व्यक्ति की डिटेल कंपनी से पता करती है तो कंपनी की ओर से कहा जाता है कि पुलिस जिसे तरुण बता रही है असल में वो ओरेकल इंडिया के एग्जीक्यूटिव परवीन भटेले हैं। पुलिस को समझ आ जाता है कि यहाँ तरुण अपनी पहचान बदल कर रह रहा है। पुलिस के लिए ये जानकारी बहुत ही बड़ी थी। अब अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम जल्द से जल्द छापा मारकर तरुण को पकड़ना चाहती थी, मगर पुलिस वाले अपना ये प्लान बदल देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर तरुण को इस बात की भनक लग गई तो वो लापता हो सकता है। इसलिए अब तरुण को पकड़ने के लिए सिर्फ क्राइम ब्रांच के एक अधिकारी इंस्पेक्टर अनिल चौधरी को सिविल ड्रेस में ऑफिस के अंदर भेजा जाता है। इस दिन तरुण नाइट ड्यूटी कर रहा था। इंस्पेक्टर अनिल चौधरी सिविल ड्रेस में सीधे तरुण के कैबिन में जाते हैं और बिना कुछ कहे हेलो मिस्टर तरुण कहते हुए उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाते हैं। 15 सालों में पहली बार किसी ने उस शख्स को तरुण कहकर पुकारा था। तरुण नाम सुनते ही सामने मौजूद व्यक्ति के होश उड़ जाते हैं और वो पसीने पसीने हो जाता है। अब यहाँ पर तरुण से एक बड़ी मिस्टेक हो जाती है। हेलो मिस्टर तरुण सुनते ही सामने वाले शख्स ने अपना हाथ इंस्पेक्टर की तरफ बढ़ा दिया था और इससे ये कन्फर्म हो गया था कि सामने मौजूद व्यक्ति असल में तरुण ही है, जो प्रवीण भटेले के तौर पर कंपनी से जुड़ा हुआ है। तरुण की पहचान होते ही इंस्पेक्टर अनिल तुरंत ही नीचे मौजूद अपनी टीम को खबर करते हैं और तुरंत वो तरुण से कहते हैं कि अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है, चुपचाप मेरे साथ चलो। तरुण समझ चुका था कि 15 साल तक जिस पहचान को उसने छुपाए रखा था पुलिस ने उसका पता कर लिया था, इसलिए वो भी बिना कुछ कहे, बिना किसी चीज का विरोध किए पुलिस के साथ चलने लगता है। चलते हुए तरुण ने पुलिस से सिर्फ एक सवाल पूछा कि आप बस मुझे इतना बता दो कि आपने मुझे ढूंढा कैसे। 25 अक्टूबर 2018 को तरुण को गिरफ्तार करके अदालत के सामने पेश किया जाता है, जहां से आगे की पूछताछ के लिए उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। अब पुलिसिया पूछताछ के दौरान कई चौंका देने वाले खुलासे होते हैं। पुलिस सबसे पहले 15 साल पहले मरी सजनी के बारे में तरुण से पूछताछ करती है। इस बारे में खुलासा करते हुए तरुण बताता है कि दरअसल घर में कोई चोरी नहीं हुई थी, बल्कि सजनी के साथ शादी करके वो खुश नहीं था। वास्तव में तरुण का लव अफेयर किसी और के साथ चल रहा था, मगर परिवार वालों की बातों में आकर वो बैंक में काम करने वाली सजनी नाम की महिला से मिलता है और फिर साल 2002 में सजनी से ही शादी कर लेता है। बहुत ही जल्द वो शादी से ऊब जाता है और फिर वैलेंटाइन डे के मौके पर अपनी गर्लफ्रेंड से वादा करता है कि वो उसे एक बहुत बड़ा गिफ्ट देने वाला है। इसी के बाद भोपाल में स्थित वो अपने हीरा पन्ना अपार्टमेंट में आता है और अपनी पत्नी की दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या कर देता है। इसके बाद वो घर का सारा सामान इधर उधर बिखेर देता है और फिर घर में लूटपाट का नाटक करता है।
और जब पुलिसिया कुत्ते तरुण की तरफ भौंकते हैं तो तरुण समझ जाता है कि उसका खेल ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। इसके बाद पूछताछ और शुरुआती जांच में शक की सुई भी तरुण की तरफ ही घूमने लगी थी और इसी कारण मौके का फायदा उठाकर अगले ही दिन तरुण वहां से भाग जाता है। वहां से भागने के बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है और उससे कहता है कि मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। इतना सुनते ही तरुण की गर्लफ्रेंड ने उसे धक्का देकर कहा कि तुम यहाँ से निकल जाओ, मैं किसी हत्यारे से शादी नहीं करना चाहती। तरुण के खुलासे के मुताबिक इसके बाद वो भोपाल में रह रहे अपने एक दोस्त परवीन भटेले के पास जाता है। परवीन भटेले कॉलेज के दिनों में तरुण का जूनियर हुआ करता था। यहाँ आकर तरुण परवीन को बताता है कि उसे बिजनेस में बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है। अब इसके पास ना घर है, ना पैसा और ना ही कोई जॉब है, इसलिए उसे कोई काम दिलाए। तरुण की हालत देखते हुए परवीन उसे अपनी एक कोचिंग संस्थान में बतौर इंग्लिश टीचर रख लेता है और यही काम करते हुए तरुण के दिमाग में शैतानी आइडिया आता है और वो धीरे धीरे परवीन से काफी नजदीकियां बना लेता है और फिर उसका पर्सनल कंप्यूटर भी यूज करना शुरू कर देता है। इस दौरान वो चुपके से परवीन के सभी डॉक्यूमेंट और कॉलेज के सर्टिफिकेट स्कैन करवा लेता है और तरुण उन डॉक्यूमेंट्स पर परवीन की जगह अपनी फोटो लगाकर खुद को परवीन भटेले के तौर पर जीने लगता है और इन्हीं फर्जी डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करते हुए तरुण परवीन भटेले नाम से पासपोर्ट समेत और दूसरे कई सरकारी डॉक्यूमेंट भी बनवा लेता है। कुछ समय तक तो वो इधर उधर समय बिताता है और फिर साल 2012 में बेंगलुरु चला जाता है, जहां वो परवीन के डॉक्यूमेंट के दम पर ओराकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में एक अच्छी नौकरी हासिल कर लेता है। इस नौकरी के बदले कंपनी ने उसे लगभग 22 लाख का सालाना पैकेज भी मिलता है और इतना ही नहीं, वो कंपनी की तरफ से 3 बार अमेरिका के दौरे पर भी जाता है। कमाल की बात तो ये थी दोस्तों कि वो ये दौरा और जॉब सब कुछ फर्जी दस्तावेज के दम पर कर रहा था, मगर कभी भी पकड़ा नहीं गया। साल 2012 में परवीन की मुलाकात निशा नाम की एक लड़की से होती है। कुछ ही दिनों की मुलाकात के बाद परवीन निशा को बताता है कि एक एक्सीडेंट में उसके माता पिता की मौत हो गई थी। तरुण की बनी बनाई कहानी सुनकर निशा तरुण के प्यार में पड़ जाती है और फिर दोनों शादी कर लेते हैं और बेंगलोर में ही एक लग्जरी अपार्टमेंट में रहने लगते हैं। शादी के बाद जब कभी तरुण के माता पिता बेंगलोर आते थे तो तरुण निशा से कहता था कि ये उसके चाचा चाची हैं। समय के साथ साथ तरुण और निशा के 2 बच्चे भी हो गए थे। इन सभी बड़े खुलासों के बाद तरुण को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। फिलहाल वो जेल के अंदर ही है। इस मामले में तरुण की पत्नी निशा से भी पूछताछ की जाती है तो निशा बताती है कि वो तो इस शख्स को केवल परवीन भटेले के तौर पर ही जानती है। फिलहाल इस केस की बात की जाए तो कभी लाखों की नौकरी करने वाला तरुण जेल की हवा खा रहा है। अपनी गिरफ्तारी के बाद ही सही, लगातार वो अलग अलग ग्राउंड पर बेल की अपील करता रहता है, मगर उसे किसी भी अदालत द्वारा बेल नहीं दी गई है और फिलहाल वो जेल के अंदर ही है। जब अहमदाबाद पुलिस ने इस केस को सॉल्व किया तो देश में जमकर अहमदाबाद पुलिस की प्रशंसा हुई थी। दोस्तों, पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बारे में आपका क्या कहना है? अगर क्या पुलिस वाले चाहें तो हर केस को सॉल्व कर सकते हैं? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप सभी को मेरी मेहनत पसंद आ रही है, मेरी आवाज को पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलती हूँ एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहिए, स्वस्थ रहिए, वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।